नमस्कार दोस्तों। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत सबसे बेसिक सबसे शुरुआत से आज स्टार्ट करेंगे और ये आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम जिसमें अंक गणित या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी के लिए हो, बैंक के लिए हो, चाहे किसी भी पीएससी एग्ज़ाम के लिए हो, ये इसमें से क्वेश्चंस आपको आसानी से बन जाएंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के सबसे बेसिक से स्टार्ट करके हम पहले आपको जानकारी देंगे, फिर इसके क्वेश्चंस आंसर हम सॉल्व करेंगे। तो अंकों के मान, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंकों के मान से। अंकों के मान को बोला जाएगा वैल्यू ऑफ डिजिट। इसमें दो तरह के मान होते हैं, एक होता है वास्तविक मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। वास्तविक मान को फेस वैल्यू बोलेंगे, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलेंगे। तो क्या होता है आखिर ये वास्तविक मान? वास्तविक मान कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने अगर कहीं पे अगर कोई नंबर लिखा जैसे 3, 5, अब 3 की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी या 5 की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी। इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान के अंतर्गत वैल्यू की स्थिति के ऊपर वैल्यूज चेंज होते हैं। जैसे कि मैं अगर 3 का किसी संख्या में दो संख्या लिखता हूँ, जैसे 305 और एक होता है 35। दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। यहाँ पे 3 का स्थानीय मान अगर देखा जाएगा तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पे 300 होगा क्योंकि वो सैकड़े पे है, और यहाँ पे 3 का स्थानीय मान 30 होगा। तो नंबर, किसी भी नंबर के पोजीशन के आधार पर उसका स्थानीय मान होता है, जबकि वास्तविक मान दोनों में, वास्तविक मान यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 3 है। इस तरह से हम किसी भी नंबर के वास्तविक मान और स्थानीय मान को हम बता सकते हैं। तो ये होता है अंकों के मान। तो संख्याओं के वर्गीकरण में, टाइप्स ऑफ नंबर में हमारे पास पहले शुरुआत में 3 संख्याएं के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या, दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं और तीसरा होता है पूर्णांक संख्या। यदि मैं इन संख्याओं को एक नंबर लाइन या संख्या रेखा के माध्यम से समझूं तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि जैसे कि हम यहाँ पे शून्य लिखते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये 5 और ये आगे चलते जाएगा। वैसे ही जीरो के इस तरफ -1, -2, -3 और ये -4 और ये आगे इसका भी संख्या चलते जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो प्लस जो संख्या रहेगी यहाँ पे, उसके पॉजिटिव संख्या को, पूरे पॉजिटिव संख्या को लिया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरफ के जितने भी नंबर होंगे ये हो जाएंगे प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। अगर इसमें अगर 0 को ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या या होल नंबर। पूर्ण संख्या या होल नंबर, ठीक है। और वैसे ही इधर हो जाएगा ये प्राकृतिक नंबर मतलब नेचुरल नंबर। अब देखते हैं, आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और निगेटिव वाले जितने हैं 0 के इस तरफ पूरी संख्या, इस पूरे संख्याओं को अगर देखा जाए तो ये पूरा संख्या है जो इधर इन्फिनिटी तक जाती है, इधर भी इन्फिनिटी तक जाती है, ये कहलाती है पूर्ण संख्या या इंटीजर्स, ठीक है। तो ये होता है संख्याओं का वर्गीकरण में प्रथम 3 प्रकार के वर्गीकरण। संख्या के प्रकार में अगली संख्या है सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है जहाँ पे 2 के गुणज हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और आगे। और वैसी ही विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 के गुणज के अलावा शेष बची संख्याओं को हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1, 3, 5,
7 और ये आगे जब तक जाएगा वो विषम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या हो गया 2 4 6 8 जो 2 से भाग चले जाता है, और विषम संख्या जो शेष बची संख्या होती है वो विषम संख्याएं होती है। तो ये होता है एक सम संख्या और विषम संख्या। अगली संख्या के प्रकार हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो किसी भी नंबर, स्वयं के नंबर से तथा किसी अन्य नंबर से भाग चले जाए। जैसे कि 4, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 को 2 से भाग दे दोगे तो चले जाता है। वैसे ही 10 को भाग दिया जाए तो 5 से भाग देने पर 10 भी भाग देके चले जाते हैं। तो ये संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं और किसी अन्य संख्या से ही भाग चले जाए उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसा संख्या जो एक और उसके अलावा सिर्फ स्वयं से जाती हो, उसे स्वयं से भागित होती है, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसमें आता है, इसमें शुरुआत होती है 2, फिर 3, 5, 7, फिर आता है 11, 13 और आगे जितना भी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे हमने सम और विषम संख्याएं पढ़ी थी उसके हिसाब से सिर्फ सम संख्या अगर देखी जाए अभाज्य संख्या में तो 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्याएं होती है। इसके अलावा बाकी जितने भी संख्याएं होती है वो विषम संख्याएं रहती है। जैसे 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी विषम संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं होती है। यहाँ पे 1 को नहीं लिया जाता, 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो अगला संख्या है परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर, फिर अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर, और उसके बाद है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। चलिए देखते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो डिवाइड के फॉर्म में हो, ठीक है, उसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 3/4 जो इसे 3 को 4 से भाग देने पे चले जाते हैं। जैसे 14/7, फिर हो गया आपका 22/7, ठीक है। तो 4, 5, 8 ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या होगी जिसमें यहाँ पे हम अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होगी जिसमें हम उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर q जो है 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, तो p/q के फॉर्म में, जैसे कि मान के चलो √2, √3, √2 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, √2, √5, √6 हो गया। फिर उसके बाद अगर पाई की मान आता है तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर कहलाती है, जिसको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर इसको अगर कभी भी हम संख्या के रूप में लिखें तो ये दशमलव के बाद संख्याएं अनगिनत चलती जाती है, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण हो। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण होता है। जैसे कि यहाँ पे परिमेय संख्या कुछ भी हो गया 5, 8, अपरिमेय संख्या कैसे हो गए √3, √2, √5, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं या रियल नंबर है। तो हमारे पास अभी हमने पूरे संख्याओं के प्रकार पढ़ लिए। ये संख्याओं के प्रकार हमेशा हमको यूज होते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से। चलिए देखते हैं संख्याओं के साथ कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग आप करते हो। सबसे पहले जैसे जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस का साइन यूज़ करते हैं। घटाने के लिए माइनस का साइन यूज़ करते हैं। गुणा के लिए गुणा का साइन यूज़ करते हैं। भाग के लिए भाग का साइन यूज़ करते हैं। और जैसे कि का या फिर ऑफ या का के लिए इस समय ऑफ या का भी एक साइन होता है जिसको का बोलते हैं। जब हम इसको हटाते हैं
तो हमेशा इसके जगह में गुना का साइन लगाया जाता है और इसको प्राथमिकता दी जाती है कभी भी कैलकुलेशन करने में। इसके अलावा हमारे पास जैसे होता है कोष्टक होता है, कोष्टक या ब्रैकेट, ठीक है, कोष्टक या इसी को ब्रैकेट बोलेंगे। तो ब्रैकेट के रूप में आप सभी जानते हैं हमारे पास 3 प्रकार के ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, जिसमें है सबसे छोटा वाला ब्रैकेट हो जाता है, फिर उसके बाद होता है सर्पिलाकार ब्रैकेट होता है और एक होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट सर्पिलाकार के अंदर आता है, सर्पिलाकार ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट के अंदर आता है। इसमें भी प्राथमिकता जैसे कि सरलीकरण या फिर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को, फिर सर्पिलाकार को, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते जाते हैं। यहाँ पे एक और चिन्ह है जैसे बार, ठीक है, इसको बोला जाता है बार कोष्टक या बार कोष्टक। इसको सिर्फ संख्या के ऊपर में एक बार लगा दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे 5 + 3, 5 + 3 के ऊपर में मैं एक लाइन खींच दूंगा तो ये बार ब्रैकेट कहलाता है। इसका लिखने का तात्पर्य ये रहता है कि जैसे यहाँ पे बार ब्रैकेट है तो बार ब्रैकेट को आपको कोष्टक के रूप में ही पहले कोष्टक के रूप में सॉल्व करना है। यहाँ पे भी प्राथमिकता ये दी जाती है, जैसे हम कोष्टक के ऊपर यहाँ पे जैसे सब मान लेते हैं कि हमने छोटे कोष्टक के बाहर में माइनस लिखा और 5 - 3 किया। यहाँ पे सपोज हमने 5 - 3 किया तो 5 को हम 3 से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन अगर ये माइनस यहाँ पे रहता तो 5 और 3 प्लस हो जाता। वही चीज होता है बार कोष्टक में। अगर यहाँ पे 5 + 3 है तो यहाँ पे हम 5 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अगर यहाँ पे ऐसा रहता -5 + 3 और ऊपर में भी बार कोष्टक होता तो भी हम यहाँ पे स्थिति वैसी ही रखते, 5 + 3 को 8 लिखते इक्वल टू और बार कोष्टक के सामने जो चिन्ह है उस चिन्ह को सामने लगा देते। तो बार कोष्टक में कभी भी रहेगा तो उसके सामने प्लस या माइनस वाले चिन्ह को आप कोष्टक के बाहर के चिन्ह ही समझे और उसके बाद बार कोष्टक को सॉल्व करके जो चिन्ह बाहर दिया गया है उसको आप लिख दीजिए। तो ये होता है संख्याओं के साथ चिन्हों का प्रयोग। इसको हम धीरे धीरे जब भी हम कैलकुलेशन करते जाएंगे आपका और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा कैलकुलेशन, तब आपको और समझ आ जाएगा। चलिए, संख्याओं पर संक्रियाएं या एडिशन और नंबर पे हम कुछ ऐसे नियम देखेंगे जो जोड़ के नियम में बहुत उपयोगी होते हैं। सबसे पहले अगर जोड़ने के नियम पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे आपको चिन्ह पद्धति। जैसे कि अगर मुझे दोनों संख्याएं पॉजिटिव लिखा है तो मैं उसे तो जोड़ूंगा ही। जैसे कि हमारे पास हो गया 5 + 10, तो 5 + 10 हमको सबको पता है कि 15 होता है। लेकिन यदि हमारे पास दोनों संख्याएं माइनस में हो तो भी हम उसको ऐड करते हैं। जैसे कि -5 - 10, तो भी हम इसको ऐड करके 15 लिखेंगे। बस यहाँ पे चिन्ह का मान क्या हो जाता है, माइनस में आता है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव है तो भी हम प्लस करेंगे, दोनों संख्याएं निगेटिव हो गया, दोनों साथ में ही है तो भी हम उसको प्लस करके -15 लिखेंगे। और माइनस का चिन्ह इसलिए आएगा क्योंकि दोनों माइनस में है। माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और जुड़ने से लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस में ही आता है। यदि आप इसको नॉर्मल से समझेंगे, संख्या पद्धति से नंबर लाइन से अगर समझाया जाए तो जैसे यहाँ पे शून्य होता है, यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ पे हो गया -2 और यहाँ पे हो गया -3। एक बेसिक सा मैं बताता हूँ। जैसे कि मुझे -1 को, ठीक है, और -2 को ऐड करना हो, -1 और -2 को ऐड करना हो तो यहाँ पे देखेंगे हम कि सबसे पहले 0 से लेके ये हो गया 1, ठीक है, -1 हो गया। अब ये 1 हुआ, इसके बाद हमको -2 और लेना है, माइनस के लाइन पे ही -2 संख्याओं को और लेना है। तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, मतलब हम पहुंच गए यहाँ तक।
तो इसका मान आ जाएगा बराबर, जो अगर चिन्ह लेंगे इसका मान आएगा -3। तो ये हो जाता है आपका जोड़ने के नियम में। ठीक है, अगर यदि इसी में से एक संख्या माइनस में हो गया, एक संख्या माइनस में हो गया, तब हम उसको घटाएंगे। ठीक है, तब हम उसको घटाएंगे। चलो घटाने वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए घटाना में की हो गया माइनस करना। तो कभी भी अगर दो संख्या दी गई है, दो संख्या में से एक संख्या हमको माइनस है तो स्वाभाविक है उसको हम घटाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास है 10 माइनस 5, तो स्वाभाविक है इसको लिखेंगे 5, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 10 में 5 को माइनस करें। चिन्ह अगर चेंज हो गया, सपोज यहाँ पे -10 प्लस 5 हो गया, तो भी देखिए एक संख्या माइनस में है एक प्लस में है, तो भी आप यहाँ पे क्या करेंगे माइनस ही करेंगे। यहाँ पे भी एक संख्या, ये 10 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ये 5 के सामने एक माइनस है। ठीक है, तो एक संख्या माइनस में, यहाँ पे भी वही है, 10 के सामने माइनस है, यहाँ पे 5 के सामने प्लस है, तो ये हो जाएगा -5। ओके, तो इस तरह से आपको घटाने की संख्याएं करनी पड़ेगी या फिर सब्ट्रैक्शन और नंबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में से याद रखना, दोनों में से एक संख्या अगर माइनस में है तो आपको घटाना ही होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने प्लस लिखा है क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा था, 10 में जो संख्या थी वो बड़ी थी इसलिए प्लस लिखे, यहाँ पे माइनस इसलिए लिखे 5 में क्योंकि 10 जो है बड़ी संख्या हमारे पास माइनस में है, तो ये हो जाएगा -5। अगर इसको आप नंबर लाइन से समझो, नंबर लाइन से समझो तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ 0, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 प्लस में था। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 और इधर में जाते जाते सपोज मैं आगे दूर तक -10 तक पहुँच गया। ओके, मतलब ये -5 से -10 तक 5 नंबर्स हमारे पास और है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, सबसे पहले देखेंगे कि 0 से 10 तक का नंबर। आप यहाँ से देख रहे हो कि ये वाला जो संख्या है, ठीक है, यहाँ से 0 से 10 तक, ये 0 से 10 तक हो गया, हो गया। ओके, ये वाला संख्या हो गया 0 से 10 तक। अब इसमें 5 को प्लस कर दिया जाए, 5 को पॉजिटिव ले लिया जाए, मतलब यहाँ से हम 5 संख्याओं को प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो ये जैसे इस साइड के पूरे पूरे जो है +5 तक, इधर के माइनस वाले 5 को क्या कर देगा, ये कट कर देगा। तो हमारे पास अगर 5 संख्याओं को कट कर दिया तो सपोज मान लेते हैं कि हम इधर के संख्याओं को पूरे +5 ने -5 को कट कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या, ये संख्या बची है -5 तक, तो इसीलिए इसका आंसर आया -5। ओके, तो यहाँ से आप घटाने की संख्या में हमेशा ध्यान देंगे कि संख्या के सामने जो चिन्ह है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है घटाने वाली संख्या में। अगर बड़ी संख्या माइनस में है तो आपको हमेशा माइनस ही साइन आएगा, और बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस साइन ही आएगा। जोड़ संबंधी महत्वपूर्ण नियम में हम सबसे पहले देखते हैं कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग या कंटिन्यूएशन नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको मैं समझो, जहाँ पे n की वैल्यू है जो अगर कंटिन्यूसली n नंबर है, कंटिन्यूसली n नंबर है मतलब कि 1 2 3, सपोज मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 और ये लेता हूँ मैं 50 तक, इज ऑन 50, लास्ट नंबर 50 है, इसका मतलब हो गया कि अंतिम नंबर जो है n 50 हो गया। आपको कंटिन्यूसली अगर नेचुरल नंबर दिया है, प्राकृतिक नंबर दिया है और उसको ऐड करना हो तो 50 यहाँ पे आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 50 × 50+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और डायरेक्ट आप कट शॉर्ट कर दीजिए यहीं से 2 25 तो 25 को इंटू करेंगे 51 से। ठीक है, 21 को सीधा 51 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 52,
यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रिमेनिंग हो गया, 25 इंटू 5 हो जाता है 125, और 125 में आप 2 फिर से ऐड कर दिए तो 127। ओके, तो 127 ये हो गया आपका क्या, ये बन गया जब हम नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तब का फॉर्मूला। तो नेचुरल नंबर को ऐड करने से आपने देखा यहाँ पे नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, जितने भी नेचुरल नंबर कंटिन्यूसली लगातार नंबर कंटिन्यूसली नेचुरल नंबर है n+1 डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला में पुट कीजिए, लास्ट नंबर को लिखिए और सीधा सॉल्व करके आंसर लिख दीजिए। ये होता है हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला की ओर चढ़ते हैं। अगर आपके पास दे दिया गया कि लगातार n सम संख्याओं का योग करके निकालिए, तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे n/2, n ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा n/2 + 1। इसको जैसे अगर एग्जांपल से मैं लेता हूँ तो यहाँ पे लगातार सम संख्या क्या होंगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 कंटिन्यूसली जहाँ से स्टार्ट होता है 2 से लेके स्टार्ट होंगे तब, ठीक है। तो इन संख्याओं को योग कर दिया जाए तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया 10, n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 10 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 + 1। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल कितना हो गया 5, और यहाँ पे भी सेम 5, तो 5 प्लस, ठीक है, 5 इंटू 5 + 1 ये हो गया 6, और इसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 5 6 30। तो जैसा आप जानते हैं यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे थे तो यहाँ पे आ गया 30। वैसे ही अगर बड़ी वैल्यू बड़ी भी हो गई तो भी आपको इसी फॉर्मूले पे पुट करना है और वैल्यू फाइंड करना है। तो ये होता है कंटिन्यूसली n इवन नंबर, ठीक है, एडिशन ऑफ कंटिन्यूसली n इवन नंबर, ठीक है। वैसे ही लगातार n सम संख्याओं का योग। अगर आपको दिया गया है लगातार n विषम संख्याओं का योग, जैसे कि n विषम संख्या हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 11 13, ठीक है, 5 7 सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 फिर 11 फिर 13। ओके, तो ये हो गया कंटिन्यूसली इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, कंटिन्यूसली ऑड नंबर। और ऑड नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पे जो अगर मैं इसको ऐड करते जाऊं तो सपोज ये छोटी नंबर है तो मैं जल्दी से ऐड कर दूंगा। अगर ये सीरीज बहुत बड़ा हो गया और मुझे फिर जोड़ने में हमको टाइम बचाना है, तब यहाँ पे हमारे पास आएगा ये फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। लास्ट नंबर क्या है आपका 13, यहाँ पे रखिए 13 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और इसको होल स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 13 + 1 हो गया 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 49 ऐसे ही आएगा, लेकिन ये छोटी नंबर था। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो जल्दी कर देंगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो छोटी सीरीज को भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला याद नहीं हुआ और सीरीज बहुत बड़ी है तब आप इसको नहीं कर पाओगे, टाइम ले लेगा। तो हमको टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये होता है लगातार n विषम संख्याओं का योग। इसको सीधा लिखिए और आंसर फाइंड करिए, ठीक है। तो इसी प्रकार ये हो जाता है दूसरी अगली। चलिए अगला देखते हैं हम। यहाँ पे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग या फिर एडिशन ऑफ कंटिन्यूसली n नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। यहाँ पे संख्याओं के वर्गों का योग लिख लीजिएगा। तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। जैसे कि मेरे पास अगर लगातार n प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, लगातार n प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बस सभी का स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। यहाँ पे 5 + 1 इंटू 2n मीन्स हो गया 2 इंटू 5 + 1 डिवाइडेड बाई 6, और इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 5 + 1 हो गया
ये हो गया 5 इंटू 6 इंटू 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 से कैंसिल हो गया, 5 इंटू 5 11 कितना हो गया 55। तो ये जो हो गया आपका लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, तो स्क्वायर ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ कंटिन्यूसली n नेचुरल नंबर के इसके लिए फॉर्मूला, और डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए और सीधा वैल्यू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं जो अगर नहीं याद नहीं रहने पर आपको टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम ले लेगा। चलिए, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मतलब क्यूब ऑफ एडिशन ऑफ क्यूब ऑफ कंटिन्यूसली नेचुरल नंबर, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अगर घन है, घन मीन्स क्यूब, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ऐसा वैल्यूज़ दिया है। और ऐसे वैल्यूज़ दिया है तो सभी को जोड़ना है। मुझे यहाँ पे सिंपल सा 5 n की जगह 5 रखना है, 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका मैं निकाल दूंगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 को क्या कर देते 6 से 3 टाइम जाएगा, 5 3 जा 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, ये हमारा क्या आ गया आंसर, इसका ऐसे ही आएगा। तो आपको ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले याद करना है जिससे आप क्या कर सकते हो, टाइम को आप बचा सकते हो। कभी भी एग्जाम में सबसे एक एक सेकंड आपका टाइम कीमती है, आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी दे दी, सीरीज बड़ी दे दी, तो उस समय आप इसको क्यूब करते ही रह जाओगे और टाइम पूरा निकल जाएगा। तो उससे बेटर है आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आराम से ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं, आप आसानी से मैथ्स को क्लियर इजीली सॉल्व कर सकते हो। आइए योग वाले में अब हम एक और श्रेणी के बारे में पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब क्या हो गया, ऐसी श्रेणी जिसमें दूसरे संख्या सभी का जो अंतर है वो समान हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 5 7, 3 में 1 को माइनस करूँगा 2 आएगा, 5 में 3 को माइनस करूँगा 2 आएगा, 7 में 5 को माइनस करूँगा 2 आएगा, मतलब सभी का जो गैप है वो 2 ही है। तो ऐसी श्रेणी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, ऐसी श्रेणी को बोला जाता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जैसे मुझे अगर बोल दिया गया ये कोई समांतर श्रेणी है और इसका मुझे 50वां पद, 100वां पद या फिर जितना भी पद निकालना हो, सपोज मुझे यहाँ पे nवां पद निकालना है, ठीक है, तो जो nवां पद रहता है उस nवें पद का मान होता है, nवां पद, इस nवें पद का मान हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे nवां पद का मान क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बात आती है कि यहाँ पे a क्या है, n क्या है, d क्या है। तो जो a होगा वो a का वैल्यू होगा प्रथम पद या फर्स्ट नंबर। जैसे कि यहाँ पे आ गया है हमारे पास 1, पहला नंबर हो गया 1। वैसे ही n का नंबर हो जाता है जितने पद को आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे nवां पद बोल दिया, n के जगह 50वां पद निकालना था तो 50वां n जगह हो जाएगा 50 पद, हो गया। d की वैल्यू होती है डिफरेंस या इसके बीच का अंतर। जैसे 3 में 1 को माइनस किया, 3 में 1 को माइनस किया, या फिर 5 में 3 को माइनस किया, मतलब तो एक ही है, 2 आएगा। तो उनके बीच के अंतर को हमको पहचानना रहेगा या फिर निकालना रहेगा, और इसमें आपको nवां पद जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख दो और सीधा nवां पद का फॉर्मूले में रख के इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। अभी तो हम योग पढ़ रहे थे, फिर ये सीरीज कैसे आ गया। अब देखिए यहीं पे सीरीज को अगर दे दिया जाए कि समांतर श्रेणी के 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के, ये कौन सा श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, और इस समांतर श्रेणी में 100 पद जितने भी होंगे, जैसे 50 पद है तो 50 पद के योग निकालना है। तो अब मेरे पास n का नंबर मुझे पता है 50 पद, तो Sn लिख देते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n, ठीक है, नंबर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, n डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। जैसा आपका ऊपर में फॉर्मूला लिखे हो बस वैसे ही थोड़ा सा चेंजेस करना है। यहाँ पे ब्रैकेट के यहाँ पे a को 2 कर देना है, बाहर में n/2 करना है और ब्रैकेट में सॉल्व करना है। जो नंबर यहाँ पे वही था सेम है, जैसे कि n की वैल्यू कौन सा कितने नंबर का लिखना था वो हो गया, a की वैल्यू यहाँ पे पहला पद, फिर d की वैल्यू डिफरेंस, सब सेम है, उसी नंबर को आपको लिखना है। ठीक है, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया है, पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया है। तब इस कंडीशन में आपको अगर यही सेम फॉर्मूला निकालनी रहे तो आप क्या करोगे, n/2 ही रखना। ठीक है, और यहाँ पे पहला पद जैसे a लिख लेना, अंतिम पद को लास्ट नंबर l कर दो और ये हो जाएगा इसके बाद n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l, a पहला नंबर l लास्ट नंबर, और ये बन गया जितने भी नंबर से जितना नंबर है उसका योग। ठीक है, तो इस प्रकार आप समांतर श्रेणी के पदों का योग या फिर समांतर श्रेणी का nवां पद निकाल सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारे इक्वेशन में इसको हम यूज़ करेंगे। चलिए अगला आता है गुणा का नियम। गुणा के नियम में सबसे पहले मैं आपको चिन्ह वाला नियम बता देता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास पहला जो संख्या a है और वो प्लस में है और इसको मैं गुणा करूँगा दूसरी संख्या प्लस b के साथ, तो हमेशा a तो b के साथ गुणा हो जाएगा, लेकिन इसका जो चिन्ह है वो भी, साइन जो है वो भी गुणा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे a माइनस में हो गया, b प्लस में हो गया, तो अब हमारे पास फिर से a भी होगा लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस, और उसी में चेंज भी कर सकते हो आप क्रम को, b को माइनस कर दो, a को प्लस कर दो तो भी माइनस a भी हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे और इसको गुना, ये कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे गुना है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब गुना, तो a भी तो गुना होगा ही, a भी तो गुना होगा, लेकिन साइन क्या आएगा यहाँ पे देखिए, माइनस a माइनस b दोनों गुना होके प्लस बन जाएगा। तो इस तरह से गुना के नियम में भी हमको चिन्ह या साइन को हमेशा ध्यान देना रहेगा कि साइन भी हमेशा गुना में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लस प्लस होता है प्लस होगा, माइनस प्लस इंटू होके माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस इंटू होके प्लस हो जाएगा इंटू के साइन में। ठीक है, इसी को अगर मैं भाग में भी देखूं तो भाग में भी कुछ इस तरह से होता है। भाग विधि, भाग का नियम कर सकते हैं इसको, भाग का नियम। तो इसमें अगर आप देखोगे जैसे a प्लस में है, b भी प्लस में है, तो यहाँ पे जो भी भाग होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। a को अगर मैं माइनस कर दूं, b को मैं प्लस कर दूं, तो हमेशा मेरा आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, जो भी नियम आएगा। और अगर दोनों को माइनस कर दूं, a/b, दोनों माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस आएगा। तो भाग करते समय भी आपको यहाँ पे रेशियो के टाइम या भाग करने के समय भी आपको चिन्ह ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, गुना करने के लिए भी कुछ शॉर्टकट नियम होते हैं बहुत सारे, उस गुना के नियम को हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या होते हैं। गुना के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, पहला जो दिया है a प्लस बी का स्क्वायर, जैसे आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकेंड वाले के स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये दोनों प्लस में है तो सभी जगह प्लस आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे ही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तब यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 पूरे ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी है। अगर यहाँ पे चिन्ह को चेंज कर दो, a की जगह माइनस कर दो, b की जगह माइनस, सी की जगह माइनस, तो यहाँ पे आप सिर्फ b की जगह माइनस करते जाना और देखिए क्या आता है। अगर किसी भी माइनस के स्क्वायर करो तो प्लस ही आएगा, दोनों में माइनस माइनस वो भी प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर वही फॉर्मूला आपको रिपीट होगा। हाँ, लेकिन सिंगल जगह अगर एक ए बी सी में से किसी एक जगह माइनस है तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्यूब के लिए देख लेते हैं।
a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर इसको मैं और सिस्टमेटिक रूप से लिखूं तो यहाँ पे होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। वैसे ही अगर माइनस के लिए देखा जाए तो a माइनस बी का क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a माइनस बी। ये तो होता है कुछ फॉर्मूला। चलिए आगे और कुछ फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। चलिए अगला जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वहीं पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हो जाता है ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से अगर देखा जाए, अगर इसके साइन के बीच में प्लस के जगह अगर माइनस आ जाता है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजेस होगा। माइनस यहाँ पे जो ए बी है वो आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। उसके अलावा भी कुछ नियम है, जैसे कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो फॉर्मूला है और माइनस कर दूं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको माइनस करूं तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आता है 4ab। और अगर बीच में प्लस कर दूं दोनों को, a प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में प्लस है और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर को प्लस करूं तो यहाँ पे 2a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ही आता है। ठीक है। गुना में अगर देखते हैं कि नीचे का बेस वैल्यू a और b अलग अलग है और पावर सेम है तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को एक ही लिख देंगे। लेकिन अगर यही चीज उल्टा हो गया, बेस वैल्यू सेम है लेकिन पावर अलग अलग है और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस वैल्यू वही एक ही आएगा और पावर हो जाएगा प्लस a प्लस बी। ठीक है। तो ये होते हैं गुना के कुछ नियम और उसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो आपको किसी भी मैथ से एक्टिव अंक गणित में नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इजीली बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले को बार बार लिखिए, आराम से आपको याद हो जाता है। ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करने से इजीली ये याद हो जाता है और इजीली आप इस पे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब आते हैं भाग के नियम पे। भाग के नियम में आप जैसे कि जानते हो कि अगर मैं 25 को 2 से भाग दे दूं, ठीक है, 25 को 2 से भाग दूं तो कैसे देता हूं, यहाँ पे 2 लिखता हूं, यहाँ पे 25 लिखता हूं और कितने बार में जाता है, पहला तो ये एक बार में 2 चले गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। फिर यहाँ 5 को लेते हैं, फिर ये 2 बार कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 2 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 1। ठीक है। तो इसमें से हमारे पास कुछ नियम है, जैसे कि इसको बोलते हैं, यहाँ पे सबसे जो भाज्य है इसको बोलेंगे 25 जो हो गया भाज्य हो गया। ठीक है। जिससे भाग देना है उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है। और जो आया वैल्यू आया वो होता है भागफल। ठीक है। फिर जो बच गया जिसको अब भाग नहीं जाएगा वो होता है शेषफल। ठीक है। तो यहाँ पे भाज्य का जो मान होगा, भाज्य का जो मान होगा वो कुछ इस तरह से होगा, भाजक गुणित भागफल, भागफल और फिर उसमें अगर आप शेषफल को जोड़ देते हो, शेषफल को जोड़ देते हो तो ये पूरा कंप्लीट एक इक्वेशन बनता है। ठीक है। इसके अलावा यदि मुझे यहाँ पे इस 25/2 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो, जैसे 25/2 को मैंने भाग दिया, अब इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ से आप आइए 12 फिर 1 फिर यहाँ पे 2 मतलब हो गया 12 सही 1/2। ठीक है। 12:1/2। तो हम 25/2 को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका जोड़ना, घटाना, गुना और भाग के नियम। इस तरह से ये सब फॉर्मूले या फिर ये सब नियम आप अपनाते जाओगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी होगा, नंबर सिस्टम में बहुत इजी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो अभी तक हमने
नंबर सिस्टम के कुछ नियम देखें। आगे वाले नियम में हमारे पास दो चीज़ें और आती हैं, जैसे भाग जाने वाली, ठीक है, भाजक, ठीक है, 1 से भाग, 2 से भाग, 3 से भाग जाने वाली, 4 से भाग जाने वाली, ये भाग जाने वाली संख्याओं के बारे में देखेंगे। तथा जब भी हम कुछ गुना करते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को गुना करते हैं, तो हमारे पास इकाई अंक प्राप्त होते हैं, उसके भी नियम है। उसको हम आने वाले वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस करिए और आने वाली वीडियो के बाद हम फिर पूरे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।